1990s का उत्तर प्रदेश, एक छोटा सा गांव बुदबुदा, जहां 4 बच्चे खेलते हुए एक खौफनाक टनल तक पहुंच गए और वहां उन्हें मिली एक लड़की जो जिंदा नहीं थी। उस लड़की का नाम था सीता और उसने एक ही बात बोली, मेरी मौत डूबने से नहीं हुई, मुझे मारा गया। पर असली दंग तब शुरू हुआ जब सीता की रूह उनके दोस्त में से एक बच्ची के अंदर घुस गई और उस रात बुदबुदा में हवा नहीं चली, चीखें चली और खून, वो भी पहली बार। सारे 90 का उत्तर प्रदेश, एक पुराना धूल से ढका हुआ छोटा सा गांव बुदबुदा। गांव के चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा, हवा में मिट्टी की खुशबू और रात को सिर्फ कुत्तों की दूर से आती भौंक की आवाज। यह गांव हमेशा से थोड़ा अलग था, थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा चुप। कहते थे कि बुदबुदा में बातें कम होती थी और राज ज्यादा। गांव के एक तरफ थी एक बड़ी नदी, शांत दिखती पर गुस्से में पूरा गांव बहा दे, और दूसरी तरफ 15 किलोमीटर तक फैले हुए आधी रोशनी के जंगल, पेड़ इतने घने कि धूप तक नीचे नहीं गिरती थी। उस जंगल के आगे पहाड़ और उसके आगे एक दूसरा गांव सरेटी। बुदबुदा में रहते थे 4 बच्चे। आराध्या 14 साल की समझदार लड़की, पागलू जिसका नाम ही उसकी पर्सनैलिटी का सर्टिफिकेट, रानी 11 साल की मासूम, सीधी साधी, सबकी लाडली, और आदि 10 साल का, सबसे छोटा, सबका प्यारा। चारों शाम को जंगल के किनारे जाते थे। वही उनकी छोटी सी दुनिया थी। पेड़ों के बीच दौड़ना, चीखना, मिट्टी में गिरना। पर उस शाम जंगल ने उन्हें अपनी तरफ ऐसे खींच लिया जैसे कोई बुलाता हो। धूप ढल चुकी थी, हवा आधी रात जैसी ठंडी, पेड़ों की छाएं लंबे सायों में बदल रही थी। चारों बच्चे खेलते खेलते जंगल में थोड़ा ज्यादा ही अंदर चले गए। तभी रानी के पैर के नीचे की मिट्टी एकदम से फिसलती है और वो एक गड्ढे में गिर पड़ती है। आराध्या, पागलू, आदि! आराध्या उसका हाथ पकड़ने कोशिश करता, पर मिट्टी और भी ज्यादा ढीली हो गई और तीनों भी उसके साथ नीचे गिर गए। नीचे अंधेरा, गीली मिट्टी और उनके सामने एक टनल, पतला, लंबे साया वाला, और उस टनल से एक ठंडी हवा आ रही थी, ऐसी ठंडी कि जैसे किसी ने उनके कान के बिल्कुल पास सांस ली हो। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और टनल में घुस गए। टनल की दीवारों पर पानी के दाग, कहीं कहीं पुरानी खरच, जैसे जानवर अंदर आते रहे हों या कोई भागता रहा हो। टनल एक छोटे से अंडरग्राउंड कमरे में जाके खत्म होता है। कमरे की स्मेल अजीब, गीली मिट्टी और थोड़ी सी लोहे की महक। एक कोने में ऊपर जाने वाली एक पुरानी सीढ़ी। आराध्या ने धीरे से बोला, पगलू ऊपर चले। पगलू ने सर हिलाया। चारों सीढ़ी चढ़ते हैं और ऊपर एक पुराना महल उनका इंतजार कर रहा होता है। दीवारें गीली, दरारों से भरी, झूमर आधे टूटे हुए। पुराने पोर्ट्रेट्स में लोगों की आंखें एकदम फट चुकी है, जिससे लगता था वो देख रहे हो। महल में कदम रखते ही आवाज आती है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। चारों पलटते और एक कोने में सफेद साड़ी में सीता, आधा चेहरा जला हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद और पैर जमीन को टच किए बिना हवा में लटक रहे। रानी का गला सूख गया। आराध्या ने पूछा कि कौन हो तुम? लड़की ने सिर टेढ़ा किया। एक क्रैक साउंड हुआ और उसने कहा, मैं सीता हूं। महल ने हवा एक पल के लिए रुक गई। सीता ने कहा, मेरी मौत डूबने से नहीं हुई, मुझे मारा गया।
बच्चों के शरीर में कांप आ गई। रानी का हाथ ठंडा पड़ गया। सीता कुछ और बोलती, पर धीरे से हवा में घूमते हुए गायब हो जाती है। चारों डर के भागकर गांव आ जाते हैं, पर गांव वाले उनको गुस्से से डांट देते। तुनल का नाम मत लेना, जंगल में कुछ नहीं होता, बस बकवास बंद करो। बच्चों को समझ आ गया, गांव सच छुपा रहा है और सीता उस सच का रास्ता थी। अगली सुबह रानी अपनी माँ को एक सफेद साड़ी का लाल दाग वाला टुकड़ा जलाते देखती है। वो डिजाइन एग्जैक्ट सीता की तस्वीर जैसा। रानी शौक, माँ कह देती पुराने कपड़े थे। रानी को पता था ये नॉर्मल नहीं है। रात में चारों टनल एरिया जाते और एक और फटा हुआ टुकड़ा मिलता है। दोनों पीसेस परफेक्ट मैच। मतलब सीता की साड़ी यही फटी थी। पर अभी भी सवाल था, सीता को स्मगलिंग का पता कैसे चला? तभी हवा ठंडी हो गई। रात का समय। सीता की माँ बीमार थी। सीता जंगल में जादी बूटी लेने गई। जंगल में उसने मशाल की रोशनी देखी और छुपकर झाड़ी से देखती है। संतोष गांव का प्रधान, प्रकाश आदि का चाचा और माधव आराध्या का पिता एक लोहे का संदूक खोल रहे थे। उस संदूक में वाइट पाउडर के पैकेट्स थे, ड्रग्स। संतोष ने पैकेट खोला, पाउडर हवा में उड़ गया। सीता ने अपनी सांस रोक ली। प्रकाश बोलता है, अगली बार सप्लाई सरेती से आएगी। माधव डर से इधर उधर देख के बोला, कोई देख तो नहीं रहा? संतोष, यहाँ कोई नहीं आता। सीता झाड़ी में चिपक कर बैठी थी, पर एक पत्ता गिरता है और धप की हल्की सी आवाज होती है। प्रकाश मशाल उसकी तरफ घुमा देता है। रोशनी सीता के मुंह के पास से गुजर जाती। वो नीचे चुप जाती है। छोड़, आगे चलो, संतोष बोलता। तीनों चले जाते हैं। ये सब देख सीता डर गई। वो भागते हुए नदी की तरफ जाती है। उसकी साड़ी एक पत्थर में फटती है। यही वो टुकड़ा था। अगली सुबह सीता किसी को सच बताने जा रही थी, पर संतोष और प्रकाश ने उसका रास्ता रोका। टनल के पास उसे घसीटा और सीता चीख भी नहीं पाई। उस रात उसका लौह नदी में फेंक दिया गया। चारों बच्चे शौक में। सच सामने है। रात 12 बजे सब टनल के पास खड़े हैं। हवा रुक जाती है। पेड़ हिलना बंद, आवाज गायब। रानी बीच में खड़ी थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्टिल। तभी एक सफेद रूह लाइटनिंग की स्पीड से रानी के सीने में घुस जाती है। रानी का बॉडी जोर का झटका खाता। उसकी हड्डियां क्रैक क्रैक करके मोड़ जाती। आंखें बिल्कुल सफेद, बाल हवा में ऊपर उठ जाते। आराध्या, पगलू आदि तीनों चीखते हैं, रानी! रानी हवा में उड़ने लगती है। उसकी बॉडी पपेट की तरह हिल रही थी और फिर एकदम से जमीन पर गिरती। रानी धीरे से उठती, पर अब चलना नॉर्मल नहीं, झटके मारते हुए सुलगते साये जैसा। फिर एक डबल टोन आवाज में बोलती, मैं रानी नहीं, मैं सीता हूं। हवा टॉर्नेडो जैसी चलती है। महल की दीवारों में की चीख। रानी, जो कि सीता कहती है, बदला आज पूरा होगा। रानी के अंदर सीता आ चुकी थी। उसका शरीर अब रानी का नहीं, एक ऐसी रूह का था जिसे बदले ने जिंदा रखा था। टनल के आसपास की हवा गहरी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों की सांसें रुक गई हो। महल के अंदर से हल्की सी पायल की खनाक आ रही थी, पर वहां कोई था नहीं। आराध्या, पगलू और आदि एक दूसरे के पीछे चिपक कर खड़े थे। उनके चेहरे पे डर की लकीरें, उनके पैर जम चुके थे। रानी, जो कि सीता बन चुकी है, उनको ऐसे देख रही थी जैसे उन्हें पहचान गई हो। उसकी आंखें सफेद, उसकी सांस ठंडी और उसकी मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। तभी टनल के अंत में मशाल की रोशनी दिखाई देती है। 3 साए, तेज कदम और आवाजों के साथ संतोष, प्रकाश और माधव। मशाल की रोशनी में उनके चेहरे डर से नहीं, गुस्से से भरे हुए थे।
संतोष चिल्लाकर बोलता है, बच्चों, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? तुमको किसने बताया ये जगह? पगलू का आवाज कांप रहा था। हमें सब पता चल गया है। संतोष झटके से मशाल आगे देखता है। गलत। और अगर किसी ने कुछ भी बोला तो तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा। पर उसका बोलना अधूरा रह जाता है, क्योंकि रानी यानी सीता उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। उसके कदम जमीन को टच नहीं कर रहे, जैसे हवा उसको धक्का दे रही हो। प्रकाश घबराकर पीछे होता है। ये लड़की का क्या हाल हो गया? आराध्या के मुंह से बस एक लफ्ज निकलता है, सीता। संतोष चीख कर बोलता, शट अप! सीता मर चुकी है। हमने। वो खुद ही अपनी जुबान काट लेता है। पर सीता के चेहरे पे एक हंसी ऐसी आती है जो इंसान हंसी नहीं होती, वो बदले की हंसी होती है। अचानक रानी, जो कि सीता, अपना हाथ हवा में उठाती है और एक बड़ी सी हवा की लहर मशाल को बुझा देती है। सब अंधेरा, सिर्फ रानी की सफेद आंखें चमक रही। हवा घूमती है, पेड़ झुकने लगते हैं। महल का दरवाजा झट से बंद होता है। प्रकाश पहले भागने की कोशिश करता है, पर उसके भागते ही रानी एक सेकंड में उसके सामने आ जाती है। ... प्रकाश की सांसें रुक जाती हैं। उसके पैर हिलना बंद। रानी, जो कि सीता, हल्का सा सर टेढ़ा करके पूछती, याद है प्रकाश? आखिरी बार तुमने मुझे यहाँ पकड़ा था। प्रकाश बोलता है, नहीं नहीं, मैं। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि रानी का हाथ एक झटके में उसके गले तक पहुंचता है, बिना उसके चलते हुए, जैसे हाथ खुद हवा में तैर कर गया हो। प्रकाश का शरीर हवा में उठ जाता है, उसके पैर हवा में लात मार रहे, पर कोई उसे छोड़ नहीं रहा। रानी फुसफुसा कर बोलती, तुमने मुझे धक्का दिया था, आज मैं तुम्हें धीरे गिरने नहीं दूंगी। एक जोर का हवा का झोंका, थुंड! प्रकाश का शरीर महाल की टूटे दीवार से इतनी जोर से टकराता है कि दीवार में दरार आ जाती है। आदि चीख पड़ता है, चचा! पर प्रकाश वही बेजान होकर लटक जाता है। संतोष ये सब देखकर भागता है। मशाल गिर जाती है। अंधेरा और भी गहरा हो जाता है। रानी पीछे जाती है, मगर चल कर नहीं, हवा में ग्लाइड करते हुए। संतोष दौड़ते हुए चिल्ला रहा होता है, नहीं, दूर रह, तू मर चुकी है, तू एक भूत है। रानी एकदम से उसके पीछे आकर उसका कंधा पकड़ती है। संतोष घूमता है और उसकी आंखों में मौत का डर दिखाई देता है। रानी की आवाज दुगनी हो जाती है, तूने मुझे मरा, अब मैं तुझे छुपने नहीं दूंगी। हवा फिर तेज होती है। संतोष हवा में उछाल जाता है, पैर जमीन छोड़ देते हैं, आंखें फैल जाती है। सीता एक लफ्ज कहती, डूब जा तू, और संतोष को टनल के पास वाले गड्ढे में ऐसी ताकत से घसीटती है कि वो अंधेरे में गिर जाता। उसकी चीख गूंजती, नो। फिर साइलेंस। रात इतनी चुप हो जाती है जैसे दुनिया रुक गई हो। अब बच्चा माधव, आराध्या का पिता, वो घुटनों पे गिर जाता है। उसके हाथ कांपते हुए जमीन तक आ जाते। प्लीज सीता, मेरा कत्ल नहीं था, मैं डर गया था, मैं रोक नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। आराध्या आंसू में बोलता, पापा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? माधव का गला रुक जाता है। बेटा, मैं गलत था, पर मैंने भला कभी किसी को मरा नहीं। रानी के कदम रुक जाते। उसकी सफेद आंखें आराध्या पर टिक जाती हैं। उसकी आवाज पहले बार थोड़ी नरम होती है। माधव कपिल नहीं, पर उसने पाप देखा और चुप रहा। हवा रुक जाती है। सीता रानी के शरीर से एक कदम पीछे होती है। मौत का हकदार सिर्फ कत्ल होता है। एक ठंडी हवा की लहर, और माधव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है, जिंदा पर टूट चुका। आराध्या, पागलू आदि उसकी तरफ दौड़ते हैं। रानी एक झटके में पीछे गिरती है। आंखें ब्लिंक होती हैं, बाल नीचे आ जाते, उसका हाथ कांपने लगता है। फिर रानी का चेहरा नॉर्मल हो जाता है।
और दूर से एक आवाज आती, मेरा बदला पूरा हुआ। हवा हल्की हो जाती है। पायल की एक धीमी सी खानक और एक सफेद परछाई महल के अंदर जाती है, फिर धीरे से ऊपर उठकर गायब हो जाती है। रानी ठंडी सांस लेती है। वो चली गई। चारों बच्चे रात के अंधेरे में एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बुदबुदा का जंगल फिर से शांत हो जाता है। महल की चैन रुक जाती है। नदी अपनी सदगी में बहती रहती है। पर लोग आज भी कहते हैं, बुदबुदा में सीता गई नहीं, बस शांत हो गई। उसकी निगाहें आज भी जंगल के उस टनल पर रहती हैं।